चलो भाई, आज बहुत मजा आएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से अलग अलग टर्म्स पता चलेंगे हमें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, पीआरआई और यूएलबीस। एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग इस थीम से ना, क्योंकि हमने यूनियन गवर्नमेंट किया, स्टेट गवर्नमेंट किया, फिर लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट, जुडिशरी किया, तो थीम कवर करते जा रहे हैं हम सारी। अब ये अगली थीम आ गई हमारी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। पहला क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल। अब ये आप देखो कैसे, ये नहीं है केवल पूछ लिया फंक्शंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, वो किसी ना किसी पार्ट को लिंक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक किसको किया है? आपको गुड गवर्नेंस को लिंक किया है लोकल बॉडीज से। अब उनको नॉलेज जो आपकी, उसको यूज करना है आपको, तो उसको कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सेंटेंस को। Analyze the role of local bodies in providing good governance at local level and bring about the pros and cons of merging rural bodies with the urban bodies। दो पार्ट है, करो स्टार्ट। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। दोनों पार्ट एड्रेस करने हैं। गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करे वो भी देखना है, तो उसके गवर्नेंस के पॉइंट देखो, वो लिखो। ऐसे ब्रेक कर लिया करो क्वेश्चन को, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, तभी आंसर आपका टाइम पे कंप्लीट होगा और रेलिवेंट लिख पाओगे। क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो फिर कुछ भी लिख दोगे। चलो, अभी तक हम नॉर्मली सुपरफिशियली पढ़ते थे पंचायत को, थोड़ा डेप्थ देखेंगे आज। क्या क्या आर्टिकल्स आप लिख सकते हो, है ना, क्या क्या केस स्टडी आप लिख सकते हो, वो आंसर को एनहेंस करेंगे आपके। पहला देखो, रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। पहला पार्ट तो यही था ना क्वेश्चन का। ऊपर जो भी लिखना लिख देना इंट्रोडक्शन के अंदर, कब स्टार्ट हुई, 73rd 74th, वो बेसिक है, दो लाइन खत्म करके मेन क्वेश्चन की बॉडी ये डिमांड कर रही थी। तो उसमें आप पहले बताओगे कि ये, कई बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये तो एक पॉइंट हो गया, है ना। लेकिन उसको आप एनहेंस कैसे करोगे अपने आंसर को, कि भाई ये आर्टिकल में दे रखा है, उनको एम्पावर्ड कर रखा है, तो यहाँ पे आर्टिकल दो आप। आर्टिकल 243G ये था पंचायत के लिए, और 243W ये था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ठीक है, इनके अंदर एम्पावर्ड लोकल बॉडीज विद द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसके अंदर इनको एम्पावर कर रखा है। तो ये बेसिक लेवल का पॉइंट है, जो दोनों लिखेगा वो एक हायर लेवल पे है। तो इसमें 7 8 10 12 आर्टिकल है, मैंने कोड बना के याद भी करवा रखे हैं, वो भेज दूंगा वीडियो आपको। अदरवाइज इस मॉडल आंसर के थ्रू 3 4 आर्टिकल याद कर लो, फिर जब भी क्वेश्चन आएगा आर्टिकल के साथ सब्सटेंशिएट करो अपने आंसर को, क्योंकि वहां पे शीट कम मिलती है हमें, आपको पता ही है। तो जो जितने पॉइंट्स काम के लिखेगा उतने नंबर एग्जाम में टिक के, अच्छा एक आर्टिकल दो आर्टिकल, वो नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसे होते हैं। वो इज मारदा नहीं देखेगा, सभी लिखेंगे स्कीम इंप्लीमेंट करती है, किस आर्टिकल के अंदर एम्पावर्ड है, हायर लेवल हो गया। सेकंड, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस को पार्टिसिपेटरी बनाया, क्यों? डिसेंट्रलाइज लेवल पे गए, ग्राम सभा के थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है, वार्ड कमेटीज के थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, उसका भी आर्टिकल है। ठीक है, तो ग्राम सभा का 243A, वार्ड कमेटीज का 243S। तो ये एक बार याद कर लिया, फिर कहीं पे भी ग्राम सभा की बात हो रही है, वार्ड कमेटी की हो रही है, तुम आर्टिकल लिख के आना अपना। इनके थ्रू क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है उनका। ऐसे ही रिजर्वेशन किया है पंचायती राज में, अर्बन लोकल बॉडीज में। ठीक है, तो रिजर्वेशन से क्या होता है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। SC ST के रिजर्वेशन है, वीमेन के रिजर्वेशन है, वीमेन का भी आर्टिकल लिख दो 243D। ऐसे करना है अपने को। तो ये वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट आपको लिखने हैं, जो याद भी रखने घर बैठ के जाके मॉडल आंसर को अच्छे से। फिर है लोकलाइज प्लानिंग एंड नीड बेस्ड पॉलिसीज। अगर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती तो नीड बेस्ड पॉलिसी शायद नहीं आ पाती। अब क्या होता है, लोकलाइज प्लानिंग होती है, और जैसी रिक्वायरमेंट है, जहां पे जो रिक्वायरमेंट है वैसी प्लानिंग हो जाती है, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है पॉलिसीज का और गवर्नेंस का। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, जैसे कि आपके ई ग्राम सभा, ई ग्राम स्वराज और डिजिटल ऑडिट्स होते हैं। तो ये आपने एग्जांपल दे दिया कि इसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है थ्रू दिस ई गवर्नेंस मैकेनिज्म। तो एक ई गवर्नेंस का पॉइंट डाल देना पॉलिटी के अंदर। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए जो आप बता रहे हो गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगी। अब कहीं ना कहीं ये केस स्टडी भी यूज कर लेना, कि आप बताओ कि कैसे आपने देखा कि गवर्नेंस इंप्रूव हुई है थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये 3 मॉडल तो ये है, एक दो मॉडल आगे याद करा दूंगा मैं। तो आज की क्लास के बाद आपको 5 केस स्टडी अच्छे से याद हो जाएंगी, जो अच्छा मॉडल शो, अच्छी केस स्टडी शो करती है एट द लोकल लेवल। तो पहला आप केरला का मॉडल देना। केरला का मॉडल है पीपल्स प्लान कैंपेन। इसमें क्या क्या लोगों को प्लानिंग में इन्वॉल्व कर दिया, जब आपने लोगों को डायरेक्टली प्लानिंग में इन्वॉल्व कर लिया, तो उससे देखा गया इनका बेटर आउटकम आया। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हुई, लोगों को जब प्लान में इन्वॉल्व किया तो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स आई इससे, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स थ्रू द पीपल्स प्लान कैंपेन। तो केरला ने पीपल लोगों को इन्वॉल्व किया था प्लानिंग के अंदर।
पीपल्स प्लान कैंपेन, इससे आउटपुट क्या निकला, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स। फिर देखा गया उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में क्या किया, जो एम्पावर्ड आपकी लोकल बॉडीज थी उसमें देखा गया कि दे आर बेटर इन मैनेजिंग द साइक्लोन्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो डिजास्टर का जब क्वेश्चन आएगा तब भी इसको यूज करके आना पेपर 3 के अंदर, कि वहां पे लोकल लेवल को इन्वॉल्व किया था, एडमिनिस्ट्रेशन था इन्वॉल्व, पर लोकल जो बॉडी थी बहुत एम्पावर्ड थी, तो प्रॉपरली उन्होंने साइक्लोन के डिजास्टर को मैनेज कर लिया। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट वाया एम्पावर्ड लोकल पंचायत, ये उड़ीसा का हो गया। 3 में से एक भी याद आ गया तो भी काम चल जाएगा। थर्ड इज द तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, दे परफॉर्म वेल इन 2 थिंग्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। तो फिर अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन आएगा, फिर तमिलनाडु की केस स्टडी डाल देना वहां पे, ऐसे आपको करना है। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, मर्जिंग करवानी थी उनकी, अर्बन बॉडीज और लोकल बॉडीज को अगर आप मर्ज कर दोगे तो क्या उसके फायदे क्या नुकसान है, प्रोज एंड कॉन्स, है ना। एक डायग्राम मैंने दे दिया, ये भी आप कॉमन डायग्राम है, कहीं पे भी लगा सकते हो कि सिग्निफिकेंस क्या है पीआरआई का। ठीक है, तो इसको देख लें, लोकल लीडरशिप होती है, पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी होती है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है, वुमेन एम्पावरमेंट होती है, वही मैंने वहां पे लिखा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी अचीव हो जाता है, और फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ये कॉमन डायग्राम है, कहीं भी लग जाएगा पीआरआई में। अब देखते हैं हम अगला वाला, प्रोज ऑफ मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी शहर वाली और गांव वाली दोनों को अगर एक सिंगल बॉडी बनाते तो क्या फायदा होगा उसका, यूनिफाइड प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है, कॉमन प्लानिंग होगी दोनों की। सेकंड, रिसोर्स पूलिंग एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, जो रिसोर्स यहाँ पे यूज हो रहा था वो वहां पे भी यूज हो जाएगा, और एक तुम बड़े लेवल पे खेल सकते हो, एक इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव कर सकते हो, जहां पे 50 किसी चीज की प्रोक्योरमेंट करनी थी वहां पे 100 करोगे तो सस्ता मिल जाएगा तुम्हें, तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आती है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन होता क्या, कई बार ना कुछ एरिया होते हैं अर्बन एरिया के, कुछ होते हैं रूरल के, कुछ जो पेरी अर्बन होते हैं वो बच ही जाते हैं, उनकी प्लानिंग ही नहीं हो पाती है, तो वो एक एरिया कवर हो जाएगा। तो बेटर अर्बन प्लानिंग और एरियाज की प्लानिंग अच्छी हो जाती है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, पर इसके कुछ नुकसान भी होंगे, और उसमें एक ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी थोड़ा हो जाता है, मैंने कई एग्जांपल भी लिखा होगा, मान लो कोई रोड बनानी है ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं गांव तक बना देते हैं, या शहर वाले गांव से पहले छोड़ देंगे उस रोड को, तो कहीं कोई काम की नहीं रहती रोड। ठीक है, तो कंप्लीट एक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा तरीके से जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में होगा कहीं ना कहीं, वो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, तो वो आप यूज करोगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, ऐसे हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छे से बन जाता है, होलिस्टिक पूरा एरिया का। अब देखो कॉन्स क्या है इसके, लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी, एक रूरल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है ना, सरपंच साहब की अपनी आइडेंटिटी एक अलग, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी वो लोग कहते हैं हमारी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, उसका इशू है। रूरल पॉपुलेशन में लूज ग्रास रूट वॉइस, ठीक है, स्पेशली इन द लार्ज अर्बन सेंट्रिक मर्ज काउंसिल, क्योंकि जब टोटल मर्ज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अर्बन बायस आ जाता है प्लानिंग के अंदर, रूरल निग्लेक्ट हो जाता है, फिर वो भारत और इंडिया वाला डिवाइड वहां भी दिखेगा। ठीक है, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि अर्बन एरिया के अलग चैलेंज है, रूरल के अलग चैलेंज है। ठीक है, इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आएगा इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन, क्या विलेज के जो रूरल जो रिप्रेजेंटेटिव उनको इतना पार्टिसिपेशन दिया नहीं दिया उस काउंसिल कॉमन मीटिंग के अंदर, तो वो रिप्रेजेंटेशन का इशू आ सकता है, ये इश्यूज है। ठीक है, कौन, देन फाइनेंशियल डिस्पैरिटी एंड बर्डन, अभी तो विलेज में हम सपोर्ट ही कर रहे हैं रूरल गवर्नेंस को, वहां पे अगर वो कहेंगे भाई अगर तुम भी आ रहे हो, तुम्हारे लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो तुम भी कोई ना कोई बर्डन शेयर करो टैक्स का, वो अपने पास ही पैसे नहीं हो रहे, टैक्स का बर्डन कहां से शेयर करेंगे, तो ये शेयरिंग का एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट शेयरिंग पे इशू आ सकता है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी एंड बर्डन, तो कॉस्ट शेयरिंग का इशू हो सकता है सर्विस के लिए, क्योंकि जब प्लानिंग में कोई सर्विस आएगी तो अर्बन बॉडी भी पे करेगी, लोकल बॉडी पे करेगी, रूरल वाली भी, अब रूरल के पास है ही नहीं टैक्स का सोर्स इतना, वो कहां से पे करेगी फिर। ठीक है, तो ये बर्डन आ सकता है। एंड नेक्स्ट इज द लीगल एंड स्ट्रक्चरल कंप्लायंस, जो भी हमारे रूल्स हैं वो अलग अलग बने हुए हैं, उनको फिर सेट करना, कंप्लायंस लेना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी वो भी है। तो इस तरीके से देखो कैसे इनोवेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपने ये डिस्कस कर लिया तो आपका ये फायदा होगा, कभी भी आपको अगर कोई सजेस्ट करना हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, यूनिफाइड प्लानिंग, है ना। तो इस तरीके से जो पीवाईक्यू की हम थीम करते हैं, ये क्वेश्चन तो कवर होते ही हैं, साथ साथ आपके वैल्यू एड हो जाते हैं और पॉइंट्स के लिए भी। आज आप देखना 4-5 हम क्वेश्चन कर लेंगे तो अर्बन लोकल बॉडी फिर कंप्लीट है, हर सेंस से कंप्लीट है, क्योंकि यूपीएससी खुद इतने डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सारे एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं आपके। ठीक है, चलो फिर वे फॉरवर्ड बता देना कि भाई इसकी मर्जिंग की जगह आप क्या कर लो, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी उसी को इफेक्टिव बना लो, वो टोटल प्लानिंग कर लेगी, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो, स्ट्रेंथन डीपीसी, लेजिस्लेटिव क्लैरिटी लेके आओ, पायलट छोटी छोटी जगह पे कर लो मर्जिंग, फिर उसके आउटकम देखो, फिर आगे इंप्लीमेंट करना। कोई भी नई चीज लानी हो ना तो या तो उसको कमीशन को रेफर कर दो, कमेटी को रेफर कर दो, फिर उसके रिकमेंडेशन ले लेना। ठीक है, या एक पायलट बेसिस पहले करवा लो,
फिर उसके रिकमेंडेड आउटकम देख लो, ये सब तुम सजेस्ट करोगे वे फॉरवर्ड के अंदर पेपर 2 में, ठीक है। चलो अगला, द स्टेट इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली, कमेंट, ठीक है। अब ये तो हमें पता थी कमी है फाइनेंस की और सबकी, लेकिन वो सीधा नहीं पूछता क्या कमी है, वो एक स्टेटमेंट देगा आपको, लिखना आंसर के अंदर वही है, बस क्वेश्चन समझ लो, जो आपको आता है लिखना तो वही है, अब किस तरीके से उसको स्टार्ट देखता हूँ मैं, आप ठीक है। 15 मार्क्स 11 मिनट। वर्ड सीखने को मिलेगा, है ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आज का सबसे इंपॉर्टेंट अभी दिखाऊंगा उसमें, पहले इसको डिस्कस करते हैं हम। पहले देखो आप, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्टेट्स जो हैं दे आर रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ, दो पार्ट थे, फंक्शनली भी और फाइनेंशियली भी, है ना। और अर्बन लोकल बॉडीज का, इधर अर्बन बॉडीज का ये ध्यान रखना है, रूरल मत लिख देना इसमें, पीआरआई मत लिख देना, लिख दिया कर दिया कमाल, ठीक है, नहीं करना था इसमें, मैंने अलग से लिखा था यूएलबी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्वेश्चन को इसलिए 10 बार पढ़ना है, एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई नहीं, जिसने रूरल लिख दिया फिर 1 नंबर लेना 10 में से, ठीक है, 15 का था लेकिन ये। चलो देखते हैं, पहला देखते हैं फंक्शनल डिसएम्पावरमेंट, कैसे फंक्शनली उनको एम्पावरमेंट नहीं हो रहा, फंक्शनली डिसएम्पावरमेंट है। तो ये तो पहला सबको पता ही है, फंक्शन सारे हैं जो 18 में से, मतलब बहुत कम ही, एक एवरेज ले लिया हमने, तो आप देखोगे 18 में से केवल 12 फंक्शन ही डिवोल्व किए प्रॉपर, तो ये एक डेटा होगा ना आपके पास, 12 आउट ऑफ 18 फंक्शन आर फुली डिवोल्व, ठीक है, एक तो ये डेटा दे दो। दूसरा क्या आप दोगे कि यूपी और गुजरात में तो ये देखा गया है कि जो आगे अर्बन प्लानिंग है, जो वाटर से रिलेटेड चीजें हैं, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज और वाटर सप्लाई, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। तो फिर कहां से डिवोल्व किया है, तो ये तो कहां पे क्या हो गया, स्टेट का कंट्रोल हो गया ज्यादा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सब्सटेंशिएट करोगे कैसे फंक्शनल डिसएम्पावरमेंट है। दूसरा देखो, पैरेलल बॉडीज बना देते हैं, अगर जो काम गांव के अंदर या शहर के अंदर करना है, तो वहां पे क्या है, अगर उन्हीं बॉडी जो इलेक्टेड बॉडीज है उनके थ्रू करवाओगे तभी वो एम्पावर्ड फील करेंगी, लेकिन उनके पैरेलल और कोई बॉडी आ गई तो वो तो बैठे रह जाएंगे। तो यही हुआ था जब स्मार्ट सिटी मिशन आया, तो उसमें क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बने थे, उनको हेड कौन कर रहा था, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे थे, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो क्या हो गए थे, साइड लाइन हो गए थे। ये हो गया पैरेलल बॉडीज का, एसपीबी हेडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता, हिंडर सॉरी ड्यूरिंग द स्मार्ट सिटी मिशन में ये देखा गया था, एसपीवी अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन बाईपास द इलेक्टेड अर्बन लोकल बॉडी, इनको बाईपास ही कर दिया, फिर वो कहां से एम्पावरमेंट होगी उनकी, ठीक है। थर्ड पावर देखो आप, लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन रिक्रूटमेंट, ये अपने स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर सकते, किस पे डिपेंड करते हैं, स्टेट कार्डर के ऊपर, जो स्टेट ने अपॉइंट कर दिया उन्हीं के ऊपर, तो ये क्या है, फंक्शनल डिसएम्पावरमेंट। अब क्या करेंगे हम, फाइनेंशियली डिसएम्पावरमेंट, कि पैसे से कैसे उनको एम्पावर नहीं कर रहे। तो एक तो सबने लिख दिया होगा टैक्स बेस कम है, ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं, वो सभी लिखते हैं टैक्स बेस वाला, तो बाकी 4 पॉइंट हम देखना है। पहला क्या था, लो, ये टर्म आपको याद करनी है, लो ऑन सोर्स रेवेन्यू, ओएसआर, लिखा है किसी ने ओएसआर, ठीक, हाँ, तो ये टर्म है, मतलब ये हो गया। आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, वोकेबलरी सिखा रहा हूँ, पीआरआई से रिलेटेड, यूएलबी के रिलेटेड वोकेबलरी। तो क्लास जब खत्म हो जाए तो लास्ट पेज पे 10 वर्ड्स लिखने अपने को, जो जो मैं बताऊंगा, कुछ तो आर्टिकल होंगे, 7-8 तो आर्टिकल होंगे, और 4-5 टर्म आ जाएगी, क्योंकि वहां पे एक ही क्वेश्चन आएगा, वो सारे उसमें डाल के आने अपने को, ठीक है। अर्बन का अर्बन में, लोकल का लोकल उसमें, रूरल का रूरल में। देखो अब, लो ऑन सोर्स रेवेन्यू, कि जो पीआरआई का अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो बहुत कम है, और एक डेटा कह रहा है, आरबीआई की रिपोर्ट है, वो कहती है लगभग 1% से भी कम है जीडीपी का स्टेट की, ठीक है। तो ये देखा गया आरबीआई की रिपोर्ट, लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो उनका खुद का रेवेन्यू का सोर्स बहुत कम है। ये बात सबको पता थी, पर टर्म यूज करनी है, ऑन सोर्स रेवेन्यू, ओएसआर, सीएसआर होता है ना, वैसे ओएसआर कर लो, ऑन सोर्स रेवेन्यू। दूसरा क्या है, 2% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो स्टेट गवर्नमेंट टोटल उसका केवल 2% ही किसमें करते हैं, यूएलबीज भी करते हैं, तो एक्सपेंडिचर ही कम है, तो कहां से फंक्शनल एम्पावरमेंट होगी। ये आप डेटा के थ्रू प्रूव कर रहे हो अपने पॉइंट्स को। सेकंड इज द डिले एंड वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया इतना डिवोल्व कर दो, या तो डिले हो जाएगा या उसको करेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट होगी। थर्ड, उनका खुद का, ये पॉइंट सबने लिख दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, लो टैक्स बेस, ठीक है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे आई पर सभी लिख रहे हैं, तो एडिक्वेट पावर है, टैक्स बेस कम है ना, वो सारी बातें कॉमन है वाली। अगला है डिपेंडेंस ऑन द ग्रांट्स, और डिपेंड किस पे करते हैं, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स पे डिपेंड करेंगे, तो उनसे क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो ही नहीं पाती है। तो ये 4 पॉइंट लिखोगे आप फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट।
आगे देखते हैं हम। ये वाला हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर क्या है चैलेंजेस। अगेन ये चैलेंज कॉमन ही रहेंगे। ठीक है। स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्टेट को खुद डर लगा रहता है हमारा ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे डिवॉल्व। ये किसके चैलेंज बता रहे हैं हम, क्योंकि फाइनेंशियल और फंक्शनल एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्यों डिवॉल्व नहीं हो रहा फंक्शन, बिकॉज स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्टेट्स फियर लॉस ऑफ कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर अर्बन एरिया, स्पेशली कैपिटल सिटीज। तो अगर सारी अर्बन एरिया पे कैपिटल स्टेट का ही कंट्रोल चला जाएगा, यूएलबी को एम्पावर कर दिया, तो उनको फियर है इस चीज का, क्योंकि क्वेश्चन किसे था, अर्बन लोकल बॉडीज से। नेक्स्ट, कैपेसिटी डेफिसिट, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर एक का अलग ट्रेन स्टाफ और ये सब चीजें। ठीक है। फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, then poor accountability and transparency, CAG report cites low compliance in auditing and transparency of ULBs। अब फिर बेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं हम। केरला का आपको याद आ गया, देखो कुछ रिपीट हो रही है। केरला पीपल प्लान क्या था, एक्सटेंसिव फंक्शनल डिवोल्यूशन अंडर डिसेंट्रलाइज कैंपेन इंक्लूडिंग अर्बन एरिया, वहां पे प्लानिंग में लोगों को इन्वॉल्व किया था, उससे बेटर आउटकम आए थे। तो ये वाला आपको पता ही है, दो तीन और देख लो। महाराष्ट्र ने क्या कर रखा है आपका, म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कर रखे हैं, तो वहां से वो काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं पुणे के अंदर, ये लिख दिया वो अच्छी बात। चलो, पुणे रेस 200 करोड़, अच्छी मतलब ऐसे एग्जांपल डाल लो, केस स्टडी अच्छे है। कोलकाता में क्या है, जैसे हमने तमिलनाडु में क्या किया था, एक तो ट्रांसपोर्ट उन्होंने अच्छा मैनेज करके और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। कोलकाता में क्या कर रखा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन प्लानिंग एंड प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बेंगलुरु हो गया, इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग एंड डिजिटल टैक्स पेमेंट सिस्टम। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा, फटाफट स्कैन किया टैक्स पे कर दिया, इजी बना दिया उनके लिए। ठीक है ना, कोई आने जाना ऑफिस में ये सब नहीं करना। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड क्या करना है आपको, मैंडेटरी एक्टिविटी मैपिंग हो, किसको क्या फंक्शन देने वो सब हो। ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्ट्रेंथन करो, ये कॉमन पॉइंट है, सब में लगेंगे, एक बार याद कर लो। एनहेंस उनके खुद के रिफॉर्म, जो अपने रिसोर्स है वो एनहेंस हो। ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर जरूरत है वो करें। तो इस तरीके से हमें अपना आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, इसमें भी आपको एक नई टर्म पता चलेगी, और ये वाली टर्म आपको आज याद करके जानी है, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ते थे, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, अब पढ़ेंगे फंक्शनैलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, चौथा वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन है, लिखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स टू द कंटेम्परेरी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी की बात हो रही है। हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंज फेस्ड बाय द लोकल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी इन रिसेंट टाइम्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसको ये मल्टीपल जगह यूज होगा, आने वाला स्ट्रक्चर है वो अर्बन प्लानिंग का या पीआरआई का, इसी के फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अपने आने वाले आंसर तुम ये टर्म से लिखोगे, फंक्शनैलिटी है। अब कहियो फंक्शनैलिटी नहीं पढ़ा हो, पता है। फंक्शनैलिटी देखो पहले, है ना, कि आप ही बताओगे, ठीक है, पहले फंड फंक्शन फंक्शनैलिटी चल रहा था, अब शिफ्ट हो गया फंक्शनैलिटी की तरफ। यही चैलेंज है, उस फंक्शनैलिटी को मेंटेन करके रखना अपना। फंक्शनैलिटी क्या होगा, फंड्स है आपके पास, फंक्शंस है, हालांकि नहीं है, अगर होंगे तब भी, फंड भी हो गए मान लो, ठीक है, फंक्शंस भी हो गए, फंक्शनरी भी हो गए, पर आउटकम ही नहीं आ रहा, काम ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा, वो है फंक्शनल फंक्शनिंग। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे फंक्शनैलिटी की, तो फंक्शनैलिटी वो चीज है जो हम आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं। आगे समझ में क्या है फंक्शनैलिटी, आपके पास फंड्स हैं, पैसा है आपके पास, ठीक है, खा लिया, रख लिया, जो भी कर लिया, ठीक है, फंड्स हो गया, उसके बाद क्या है, फंक्शन है, आपको डिवोल्व भी कर दिए फंक्शन कि आप ये काम करवा दो, आपको काम के लिए वो भी दे दिया, स्टाफ भी दे दिया, पर फिर भी काम नहीं हो रहा, ये है फंक्शनैलिटी। अल्टीमेट जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, उस पर फोकस करना है। ठीक है। दिस इज द फंक्शनैलिटी, द एबिलिटी ऑफ दीज बॉडीज टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज इफेक्टिवली, इक्विटेबली एंड अकाउंटेबली। उन सर्विस को डिलीवर करना इफेक्टिवली, अकाउंटेबली और आपका इक्विटेबली, सभी। ये भी नहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन को दे दिया आपने, इक्विटेबली करना है, ये है आपकी फंक्शनैलिटी। उससे ज्यादा इफेक्टिवनेस बनेगी। एक होता है आउटपुट, आउटपुट क्या हो गया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, और वहां पे स्कूल बना दिया, 50 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए, ठीक है, लेकिन वहां पे बच्चे आ ही नहीं रहे, और बच्चे आ भी गए और चले गए, उनको मतलब ही नहीं हो रहा क्या टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, टीचर की ट्रेनिंग नहीं है। दिस इज द आउटपुट, कि आपने पैसा लगाया और आपके पास बच्चे आ भी गए, दिस इज द आउटपुट। आउटकम क्या होगा, आउटकम होगा उनकी लर्निंग, बच्चे आए, आपने पैसा लगाया, इनपुट लगाया, बच्चे भी आ गए, अब वो सीख के जा रहे हैं, दिस इज द आउटकम। इसीलिए बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस की। तो आउटपुट पे फोकस नहीं करना है, कितने पैसे लगाए, कितने बच्चे आ गए, या कितना क्या होगा, उससे आउटकम क्या निकला, फाइनल रिजल्ट क्या निकला, उस पर ध्यान लगाना है आपको। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, आउटपुट बेस्ड नहीं, आउटकम बेस्ड, रियलिटी में क्या लर्निंग हुई है। तो ये है आपका फंक्शनैलिटी की तरफ जा रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या शिफ्ट होएगा आपका, यहाँ पे ये डायग्राम आप बना सकते हो, मैंने डायग्राम बना दिया, एग्जाम में यूज कर सकते हो आप, कि फंक्शनैलिटी रिसेंट फोकस अब इस पे आ रहा है, फंक्शनैलिटी के ऊपर, फंक्शनैलिटी इज द रिसेंट फोकस, इसको बीच में लिख दो। और किन किन पे फोकस कर रही है पीआरआई और यूएलबी, वो कर रही है आपकी सर्विस डिलीवरी पे, क्योंकि अब सारी बात सर्विस डिलीवरी पे होगी, वो पुराने हो गए फंड फंक्शन फंक्शनरी, अब तो डिलीवरी कराओ सर्विस की सर्वर, ठीक है। उसमें आप वाटर की, सैनिटेशन की, हेल्थ की, जो भी आपको लिखने हैं 3-4 पॉइंट, और ये एक हायर लेवल का डायग्राम है। अधिकतर आप पहले डायग्राम ऐसे बनाते हो नॉर्मल, उसके बाद पॉइंट्स और लिखो जो उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं आपके पॉइंट्स को। तो सर्विसेज कैसी, ये वाली सर्विसेज, ऐसे करना है आपको। अगला है सिटीजन इंटरफेस, सिटीजन का भी इंटरफेस होना चाहिए, ये है फंक्शनलिटी का पार्ट। उसमें क्या होगा, ई गवर्नेंस हो और ग्रीवांस रिड्रेसल हो। फिर आपका है आउटकम ओवर आउटपुट, ये मैंने समझा दिया, आउटपुट फोकस नहीं करना, आउटकम पे फोकस करना, रियल लर्निंग पे। अब आप समझो, आपने एक पाइपलाइन कनेक्ट कर दी, आपने पाइपलाइन बिछा दी, आपने टैप भी लगा दिया, तो आपने क्या किया, पैसा लगाया और आउटपुट क्या निकल गया, टैप लग गया सबके घरों में, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा, क्या फायदा उस टैप का। तो इनपुट भी लग गया, आउटपुट भी आ गया, टैप भी लग गया, आउटकम तो नहीं आया ना। आउटकम कब आएगा, जब वहां पे वाटर सप्लाई होगी। तो वो सारा पैसा लगाया हुआ भी खराब ही है, अगर आपने सब घर में पाइपलाइन बिछा दी और टैप भी लगा दिया, अगर पानी नहीं आ रहा उसके अंदर। तो हमें किस फोकस करना है, आउटकम बेस्ड। क्लियर है। अरे बीआरटीएस बना दिया, अर्बन लोकल बॉडी मान लो, आपने पैसा लगाया, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अगर बसें नहीं चल रही तो क्या फायदा उस चीज का। पैसा भी लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया, आउटपुट पर आउटकम नहीं आया, तो फोकस इस पे होगा आउटकम के ऊपर, ये ध्यान रखना, आउटकम पे फोकस करना है। इसके अलग अलग एग्जांपल दे सकते हो आप। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब किसके पार्ट है, आपके फंक्शनैलिटी के। इसमें इतने हाई लेवल पे जा चुके हैं बात, अब करते वरते नहीं, पर क्वेश्चन पूछने में यूएसए और ठीक है, उनको लगते यार है, ठीक है। हालांकि फंड फंक्शन फंक्शनलिटी का अभी तक रिसोल्व नहीं हुआ, लेकिन यूपीएससी फंक्शनलिटी में जा रहे हो भाई, ये तो हो चुका, अब आगे बताओ। चलो, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में ऑडिट्स हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, ये सब बात। आंसर लिख के हमें भी लगता है, पता नहीं कहाँ पहुंच गए हम भी, है ना, इस लेवल पे बात चल रही है। ऐसा हो नहीं था कुछ भी। अब देखो इसमें चैलेंज क्या है, चैलेंज वही रहेंगे जो फंड फंक्शन फंक्शनरी में थे, वही पूरे नहीं हुए तो ये कहां से होगा, चैलेंज वही रहेंगे, डिवोल्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है ना, प्रॉपर फंक्शन डिवोल्व नहीं हो रहे, कैपेसिटी नहीं है स्टाफ की, उनके खुद की रेवेन्यू नहीं है, वो चीज कॉमन ही है, यानी कि चैलेंजेस वही चलते आ रहे सदाबहार वाले। ठीक है, अब देखो इनएडिक्वेट फंक्शन डिवोल्यूशन, यही पढ़ा था पहले वाले, वो फंक्शन कितना था 12/18 ऑन एवरेज, वही डेटा मार देना सेम। फिर पुअर कैपेसिटी एंड लैक ऑफ स्किल्ड इकोनॉमी, स्किल्ड इकोनॉमीज, हाँ ठीक है, तो उनको स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, और कैपेसिटी पुअर है। जैसे 35% एक एवरेज रखा है कि ग्राम पंचायत डू नॉट हैव फुल टाइम पंचायत सेक्रेटरी, तो उनके पास पंचायत सेक्रेटरी नहीं है, ठीक है, 35%। तो आपने क्या बताया, रिसोर्स की पुअर कैपेसिटी है, ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट है, ठीक है, स्किल्ड रिसोर्स नहीं है। तो एक डेटा दे देना कि 35% ग्राम पंचायत डू नॉट हैव फुल टाइम पंचायत सेक्रेटरी। वो मूवी थी ना, कौन सी सीरीज चल रही है ना पंचायत, हाँ, तो 2-3 गांव का दे रखा होगा उसको चार्ज, ठीक है। वीक फिजिकल ऑटोनॉमी, चार्ज फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं है। देन डिजिटल डिवाइड एंड ई गवर्नेंस गैप, अब सब जगह फैला तो दिया भारत नेट और सब करके, ठीक है, लेकिन अब उनको है ही नहीं, अगर नॉलेज ही नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो क्या फायदा करेंगे उस चीज का, ठीक है। तो ये गैप्स आ जाते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, एमएलए एमपीज का, ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी उनके पास, इसीलिए वो डिलीवरी तक तो बात आ ही नहीं पा रही फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। इनएडिक्वेट सोशल इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इनएडिक्वेट कैसे, आप ग्राम सभा के अटेंडेंस देखना, लेस देन 20% मिलेगी, वो तो कहां से पार्टिसिपेशन हुआ। इंक्लूसिव लेस कैसे है, भले ही रिजर्वेशन हो गया पर रियल पावर नहीं होता, रियल पावर नहीं है उनके पास, जिनको सीट दी हुई है रिजर्वेशन के थ्रू। तो लैक ऑफ सोशल इंक्लूजन या इनएडिक्वेट सोशल इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन। लास्ट पॉइंट इज द फ्रेगमेंटेड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, एक कोहेरेसिव कन्वर्जेंस नहीं है, अलग अलग प्लानिंग हो रहा है, तो एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता। तो ये इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए हम वो फंक्शनैलिटी वाला लेवल अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर कुछ केस स्टडी बता देना करना हो तो, अदरवाइज फिर इसके वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में वही कॉमन आएंगे आपके, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिफॉर्म्स करो, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी दो, टैक्स डिवोल्यूशन बढ़ाओ, वो कॉमन है सबके वे फॉरवर्ड, वो उसमें कोई अलग नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी ये कहता है कि जिस लेवल पे आपके प्रॉब्लम है उसी लेवल पे डिसीजन होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज लेवल के पबएड में आता, हमने पढ़ा होगा पीएसआईआर में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी पढ़ाते हैं पबएड में, पीएसआईआर में। तो जैसे मान लो हायर सेंटर लेवल की प्रॉब्लम होगी, एक स्टेट लेवल की, ग्राउंड लेवल की, तो उस लेवल की प्रॉब्लम की डिसीजन मेकिंग वहीं पे होनी चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग से रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी, ठीक है।
है, हो गया, चलो, ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मैं अभी आपको एक चार्ट बनाऊंगा जब आप क्वेश्चन लिखोगे, मैं उसमें मैं सारी केस स्टडी लिख दूंगा, कौन सी स्टेट में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है वो नोट कर लेना अभी आप, पर पहले एक बार क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैं 3 4 देख रहा हूँ तो वो नोट कर लेंगे। द रिजर्वेशन, हाँ यही करते हैं विमेन वाला। क्वेश्चन नंबर 4, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट has led had a limited impact on the patriarchal character of Indian political process. Comment. 15 words to 50 marks, 11 minutes. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बताएंगे कि भाई 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उससे विमेन रिजर्वेशन की बात हुई थी, ठीक है ना। मैंडेटेड 33% फॉर विमेन रिजर्वेशन, आर्टिकल दे दिया, ठीक है, 73rd और 74th का, अर्बन और लोकल और रूरल दोनों बॉडीज में। फिर आप बताओ इसका पर्पस क्या था, टू डेमोक्रेटाइज द लोकल गवर्नेंस, डेमोक्रेटाइज करना था लोकल गवर्नेंस को, और जेंडर इश्यू को एड्रेस करना था, ये वर्ड आने चाहिए थे, लायक इसलिए रिजर्वेशन, टू डेमोक्रेटाइज द लोकल गवर्नेंस, ठीक है, और एड्रेस द जेंडर इम्बैलेंस, इसको एड्रेस करना इसलिए आया था ये, तो आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दी काम की बात। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजन क्या है, कौन कौन से आर्टिकल है, 243D हो गया, 243T हो गया, है ना, एक रूरल के लिए अर्बन के लिए हो गया, 11th और 12th शेड्यूल है। फिर स्टेट्स के रिफॉर्म्स हैं, जहां पे कई स्टेट्स ने 50% तक भी रिजर्वेशन कर रखा है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, इन PRIs। तो ये आपने बता दिए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन। अब आप बताओगे क्या फायदे हुए हैं इसके, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन तो इंक्रीज हुआ ही है विमेन का, है ना, इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन, ओवर 14 लाख वुमेन इलेक्टेड टू PRIs, ठीक है, लगभग 14 लाख अभी तक इलेक्ट हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेशन का बताया। ग्रेटर फोकस ऑन वेलफेयर स्कीम, जब विमेन आती है तो वेलफेयर स्कीम पे फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। देन लीडरशिप डेवलपमेंट हुई है ना, आप देखोगे मैनी PRI लीडर्स जैसे कि मीरा कुमार हो गए, ठीक है, ये सब कहां से PRI से उठे हैं और स्पीकर बने हुआ, ठीक है ना, तो लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, ये तो हो गया पॉजिटिव। लेकिन फिर भी देयर इज अ परसिस्टेंस ऑफ पैट्रियार्कल नॉर्म्स, अभी भी परसिस्टेंस है पैट्रियार्कल नॉर्म्स की, कैसे, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स, ठीक है, सरपंच पति फिनोमिना, जहां पे क्या होता है, मेल रिलेटिव ओफन दे आर द डिफेक्टो कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग, तो उनके पास ज्यादा कंट्रोल रहता है डिफेक्टो, ठीक है। देन लो ऑटोनॉमी एंड कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, जो फीमेल होती है या तो वो उन्हें एजुकेशन की लैक होता है या डिजिटल की नॉलेज नहीं होती इतनी, तो कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं हो पाती कि वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर कर सके, ठीक है। तो लो लिटरेसी हो गया, लैक ऑफ आपकी ट्रेनिंग हो गया, डिजिटल डिवाइड हो गया, उसके साथ साथ दे आर अनअवेयर अबाउट द प्लानिंग, और उनके फंक्शंस क्या उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती, तो क्या इंप्लीमेंट करेंगे फंक्शन ना, तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं लैक कर रही होती है, एक तो लिटरेसी लैक कर रही होती है, एक ट्रेनिंग लैक कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कल्चरल इश्यूज भी हैं, वो सारे भी हैं, ठीक है ना, कल्चरल बैरियर्स भी हो जाते हैं, और जेंडर बेस्ड वायलेंस भी देखा गया, यूपी MP में तो इवन जो सरपंच है, वुमेन सरपंच, दे फेस रेसिस्टेंस इन गेटिंग द ग्राम सभा रिकॉर्ड्स, तो उनको भी दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद टोकनिज्म इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मोस्टली ऐसी सीट से इलेक्ट करा देंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, या फिर एक पॉलिसी होती है रोटेशन पॉलिसी, इस बार यहाँ की सरपंच बनी तो अगली बार बनेगी नहीं, फिर वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, उसको पता ही नहीं मैं आगे अगली बार बनूंगी नहीं, तो कहां से कंटिन्यूटी बनेगी, तो एक नाम क्या है, टोकनिज्म हो रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो, तो ये चैलेंजेस हैं उस चीज में। देन लैक ऑफ पाथवे टू द हायर पॉलिटिक्स, तो ये देखा नहीं गया कि भाई ठीक है नीचे से ग्रास रूट हो गए, एक के दो का एग्जांपल जो मीरा कुमार हो गया, ऐसे बहुत सारा देखा नहीं गया कि डेवलपमेंट हुई लीडरशिप की, कि PRI से फिर MLA बने फिर MP बने, इसका एग्जांपल है अभी तक ओनली 14.4% MPs इन द लोकसभा आर विमेन, इस बार 2024 में आर विमेन डिस्पाइट द 30 years ऑफ लोकल रिजर्वेशन, तो 30 साल से ज्यादा हो गए लोकल रिजर्वेशन देते, पर अभी इस बार देखो केवल विमेन कितनी है लोकसभा में, 14.4%, तो ये शो कर रहा है कि इतना ज्यादा अभी तक हम उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाए, तो ये डेटा भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि रिजर्वेशन ने वो फ्रूट्स बियर नहीं किए जो रिक्वायर्ड थे इस तरीके से ना, या उतना अचीव नहीं कर पाए हम विमेन रिजर्वेशन, तो आप बताओगे हाँ भाई कुछ तो अचीव किया है 1 2 3 4, और कुछ अभी भी कमी है, इसके कारण ये कमी है, और ये डेटा है। फिर लास्ट बता देना वे फॉरवर्ड कैसे उसको इंप्रूव करना, ये खत्म होएगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड मैंने दे रखा है मॉडल आंसर में, उसमें 4 5 पॉइंट है, वो वे फॉरवर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट करो, फिफ्थ, assess the importance of panchayat system in India as a part of local government. Apart from the government grants, what sources of panchayat can look out for the financing development projects? 10 marker, 7 minutes.
एक बार फोटो भेज दूंगा तुम्हें। स्टोरेज ही फुल हो गई मेरी तो भाई, तुम खींच लो, कोई खींच लेना एक फोटो इसकी, ग्रुप पे भेज दूंगा। ला मेरे को दे, मेरे को दे देना, मैं भेज दूंगा वो तो। मेरी तो खुली होगी, फोटो नहीं खींच पा रहा। लो, चलो भाई, एक बार ये देख लेते हैं, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिस है जो कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। और तो देखिए, गुड एग्जांपल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो केरला का क्या था, पीपल्स प्लान कैंपेन, जहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व किया था प्लानिंग में। सेकंड क्या है, उड़ीसा का क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उन्होंने इफेक्टिवली किया था वाया एम्पावर्ड पीआरआईस ड्यूरिंग साइक्लोन्स। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में सारे देखो। तमिलनाडु का क्या था, यूएलबी परफॉर्म वेल इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन ट्रांसपोर्ट। महाराष्ट्र का पुणे में क्या था, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, इंप्लीमेंटेड म्युनिसिपल बॉन्ड्स कलेक्टेड अराउंड 200 करोड़ सक्सेसफुल इन पुणे। देन कोलकाता का क्या था, इन्होंने प्लानिंग और प्रॉपर्टी टैक्स को मैनेज कैसे किया, वाया जीआईएस बेस्ड मैपिंग। तो टेक्नोलॉजी का यूज किया, जीआईएस बेस्ड मैपिंग कोलकाता में। बेंगलुरु में क्या हुआ था, उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, डिजिटल, ठीक है, इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग एंड डिजिटल टैक्स पेमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग एंड डिजिटल टैक्स पेमेंट्स। नेक्स्ट इधर सिक्किम में ग्राम सभा का हमेशा क्या रहता है यार, लो पार्टिसिपेशन, इन्होंने अचीव किया 90%, अचीव 90% ग्राम सभा पार्टिसिपेशन। देन नेक्स्ट इधर कर्नाटका, कर्नाटका का मॉडल है आपका पंचतंत्रा एमआईएस मॉडल। ठीक है, मैं इसमें क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्लानिंग, बजटिंग और अकाउंटिंग। तो प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग के लिए क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को किया इंक्लूड। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा है, एक क्वेश्चन अगर ये भी बन जाता है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनहेंसिंग द गवर्नेंस या लोकल गवर्नेंस के लिए, तो फिर बच्चे नहीं लिख पाएंगे। तुम कम से कम 4 एग्जांपल लिखोगे भाई, बेंगलुरु का तुम्हें याद आएगा, कर्नाटका वाला हो गया एक पार्ट अलग से, ठीक है, और इसमें ये वाला कर लोगे, कोलकाता वाला आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसको भी जोड़ ही देना, यूएलबी को, इसका भी तमिलनाडु का स्मार्ट मार्ट करके। तो कम से कम 3 तो रेलिवेंट लिखोगे और 3 अदर लिखोगे, 6 एग्जाम्पल लिख दोगे, ये फर्क आता है। इंदौर भी कर लो, उसके अलावा कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल ऐसे रेडी होंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आया तुम उसको सेट करो। स्पेसिफिक आ गया टेक्नोलॉजी और ग्राम पीआरआई, तो फिर तो मतलब एग्जाम्पल इतने लिख पाएगा, तुम ज्यादा लिख दोगे। और हर एक डायमेंशन में अलग लिखी होगी। अगर क्वेश्चन आ रहा है ग्राम सभा पार्टिसिपेशन का, तो तुम किसका एग्जाम्पल दोगे, सिक्किम का आ गया तुम्हारे पास, उन्होंने 90% तक अचीव किया, तो बाकी क्यों नहीं कर पा रहे। डिजास्टर मैनेजमेंट का आ गया तो उड़ीसा का आना चाहिए एग्जाम्पल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आ गया तो इंदौर इसने बताया वो, और दूसरा ये कर लेना। ऐसे करना है आपको काम, ये हो गया क्रक्स। मतलब पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए क्लास के बाद। मैंने आंसर पढ़ते पढ़ते ही 7-8 बातें निकाल ली थी, ये मैं 7-8 ये याद करता, 6-7 कीवर्ड याद करता, मेरा हो जाता पीआरआई का। 4-5 आर्टिकल कर लेता बस, वो होता है कंटेंट। ऐसे कंटेंट एनहेंस करना है हर मॉडल आंसर से। ठीक है, एक और कर लेते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 करो। अच्छा, इस पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे है नहीं, बट कल पहले इसको डिस्कस करते हैं एक बार, फिर करते हैं। इसमें सिंपल ही है, सीधा सीधा है, कौन कौन से सोर्सेस थे और कैसे वो हमें डेमोक्रेसी या गवर्नेंस का क्वेश्चन था, ये देखते हैं। असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत इन द पार्ट ऑफ लोकल, कैसे लोकल गवर्नमेंट में पंचायत प्रोवाइड कर रही है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव, वो सिंपल है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं कर रहा था ये। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी प्रोवाइड करा रहा है, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की रिजर्वेशन है, ठीक है, टेलर्ड सॉल्यूशन, लोकल सॉल्यूशन मिल जाते हैं पीआरआई के थ्रू, एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग ग्राउंड, एग्जांपल तो मीरा कुमारी, मनोहर लाल खट्टर, दे आर स्टार्टेड फ्रॉम पीआरआईज, तो लीडरशिप डेवलपमेंट, ये फायदे हैं, है ना। फिर आप उसके बाद बताओगे कौन कौन से अदर सोर्सेज हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, ग्रांट्स के अलावा आपके ऑन सोर्स रेवेन्यू ओएसआर आ गया, ठीक है, यूजर चार्ज आ गया, सर्विस फीस आ गया। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ समझने का नहीं था, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके रिसोर्स ले सकते हैं, लोन, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब अलग सोर्सेज हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसको पढ़ लेना मॉडल आंसर को एक बार, फिर इसमें भी चैलेंज आएंगे, लो टेक, वो चैलेंज और वे फॉरवर्ड करना है, वो सेम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट। तो है वही पॉइंट से, बस आपके ओपिनियन मांगी है इसमें, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट बोला हुआ है कि कितना हुआ है और कितना बचा हुआ है, वो लिखना है। तो ये जब भी टू व्हाट एक्सटेंट आ जाए ना, तो दोनों साइड लिखनी होती है, भाई इतना तो हो गया और इतना अभी बचा हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट।
और बचा हुआ है तो फिर क्यों बचा हुआ है, क्या चैलेंज है, क्या आगे कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, आना सब में वही बातें हैं, कोई अलग नहीं इसमें, लिख लो लास्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे वो केस स्टडी यूज हो सकती है, तुम बता सकते हो टू वर्टेक्स यहाँ पे हुआ है, इन इन जगह पे अच्छा हुआ है, नहीं हुआ यहाँ कमी रहेगी, बस वही केस स्टडी एक दो यहाँ पे डाल देना हो जाएगा। सारी नहीं, एक दो। सारी सारी ना दें। हिसाब से सब्जी में सब जगह पे अगर मिर्च डाल दी तो फिर सारा दिक्कत हो जाएगी, नमक हिसाब से, नमक मिर्च सब हिसाब से डलेगा, बैलेंस। कोई अच्छी चीज है, मीठी है, चीनी सारी थोड़ी डाल देंगे, हिसाब से डालेंगे ना। देखो, to what extent in your opinion has decentralization of power in India changed the governance landscape or at the grassroots? तो डिसेंट्रलाइज हमने कर दी पावर, ठीक है ना, थ्रू पीआरआईज यूएलबीज, और उससे क्या हुआ, गवर्नेंस कहीं ना कहीं शेप तो हुई है, लोकल वही सारी बातें, लोकल इनपुट्स आए हैं, सोशल डिफरेंट इंक्लूजन हुआ है अलग अलग सेक्शंस का, ठीक है, लोकल लेवल प्लानिंग इंक्लूड हुई है, तो ये सब बताओगे आप स्टार्टिंग में। फिर आप बता भी सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन से कैसे फायदा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, एफिशिएंसी, कैसे गवर्नमेंट की कॉस्ट कम हुई है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई है, एक फ्लो चार्ट इसमें बन सकता था जो आप सारा शो करोगे। फिर बताओगे कैसे गवर्नेंस चेंज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, रिजर्वेशन हो रही है एससी एसटी वीमेन की, ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ओवर 14 लाख वीमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन पीआरआई, अब इसको डेटा के थ्रू बताना है, सोशल इंक्लूजन हुआ है, वीमेन का एससी एसटी पार्टिसिपेशन हुआ है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई है, एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंप्लीमेंटेड थ्रू पीआरआईज, रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हुई है, ये सब गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्मेशन आया थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बताओगे कहीं ना कहीं फंक्शनैलिटी वही पहले वाली याद के वापस दे नहीं रखा, पर एकदम से दिमाग में आके उन्हें पढ़ रखा था कि अभी भी हम फंक्शनैलिटी का रोल अचीव नहीं कर पाए, वो लैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। वो रीजंस है आपके इनकम्प्लीट डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, 11th और 12th शेड्यूल की जो पावर है, ठीक है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन लार्जली रिमेन विद द स्टेट डिपार्टमेंट्स, तो एग्जांपल देके सब्सटेंशिएट करो चीजों को। फिर कैपेसिटी डेफिसिट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है, ठीक है, अर्बन गवर्नेंस गैप्स है, यूएलबी रिमेन अंडर स्टाफ, है ना, एंड देन लो फिजिकल ऑटोनॉमी। फिर इससे पहले भी दिखा सकते थे, बाद में फिर जो मैंने बताया था बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ पे अच्छा काम कर रही है, वो दो तीन बेस्ट प्रैक्टिस आप लिख दो, फिर आगे लिख दो वे फॉरवर्ड। अगेन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट 3 एप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, स्ट्रेंथन करो स्टेट फाइनेंस कमीशन को, ये कॉमन ही चलेंगे, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस टूल को बढ़ाओ ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, और लास्ट में अमेंड मॉडल पंचायत एंड म्युनिसिपल लॉ टू रिफ्लेक्ट ऑटोनॉमी। एक ये भी था आपका कंक्लूजन, देख लो। अब मैं, मेरे को दिमाग में क्या आ रहा था जब मैंने, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था भाई ठीक है, अब सारे हमारा कंक्लूड हम ये करेंगे, जो भी अचीव भी की ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अब हमारा जो ध्यान होना चाहिए, जो क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने उसी को हम कंक्लूड में डाल देंगे कि हमारे जितने भी फंड्स हैं, हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शनरीज हैं, वो सारे एक साथ इकट्ठे होके किस पे करेंगे, फंक्शनैलिटी को अचीव करने में लगाएं, वही कंक्लूजन बना दो तुम अपना। इसलिए यूपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा होता है, उनका क्वेश्चन तुम्हारा कंक्लूजन बन जाएगा, चाहे ना भी पढ़ो इसको, वही बना दो कंक्लूजन, उसको भी उसने भी कभी कॉपी चेक की होगी, ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो यार रिलेट करेगा, वो मैंने कहा ठीक है चलो सुना हुआ है। जब चीजें कोई हमने सुनी होती है ना और कोई लिख देता है तो एग्जाम को अच्छा लगता है, नंबर दे ही देता है। अब उसको कहीं अनसुनी लगेगी तो कई बार अप्रिशिएट करेगा, कई बार कहेगा यार एवरेज से नंबर दे दो, ये भी फर्क होता है। तो क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी उस लाइन को यूज किया, तुमने भी कंक्लूजन यूज कर लिया और तरीके से कर लिया, तो हो गया काम बस हमारा, ठीक है। यही पढ़ लेना, एक जो मैंने बताया वो भी इस तरीके से हमें इन्वॉल्व होकर अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। कल करेंगे टेस्ट नंबर 9। ऑल द बेस्ट।